नमस्कार। इससे पहले हम बताए थे कि संस्कृति का लोप क्यों हो रहा है, संस्कृत का लोप क्यों हो रहा है, संस्कृत के प्रति बच्चों की अरुचि क्यों होती है। कुछ बच्चे शिकायत करते हैं, हमको संस्कृत पढ़ना नहीं आता है, इसीलिए हम संस्कृत नहीं पढ़ते हैं। तो उसके लिए हम लोग कोशिश नहीं करते हैं, कोशिश करने से क्यों नहीं होगा। संस्कृत के विद्वान पाणिनि पाणिनि जी जब बचपन में एक साधु के पास हाथ दिखाने गए थे, तो साधु महाराज बोले कि बेटे तुम्हारे हाथ में विद्या रेखा नहीं है। फिर पाणिनि घर जाकर के कुछ धारदार हथियार से विद्या रेखा की जगह पर चीर लिया और आकर के दिखाया, देखिए महाराज जी विद्या रेखा बनी कि नहीं। फिर साधु महाराज बोले, ऐसे विद्या रेखा थोड़े बनती है, विद्या रेखा पहले से हाथ में लिखी रहती है। फिर पाणिनि जी उस पर मेहनत किए, महादेव की आराधना किए, महादेव प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिए और नटराज जब नृत्य कर रहे थे शंकर जी, तो डमरू से 14 ध्वनि निकला था। उस 14 ध्वनि का विस्तार से पाणिनि को बताया कि इसी पर तुम जो है ग्रंथ लिख डालो, और वही 14 सूत्र पर, उसको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है संस्कृत में, पूरा व्याकरण उसी पर टिका हुआ है। फिर पाणिनि वही किए जो शंकर भगवान कहे थे और मेहनत किए, तो आज पाणिनि का नाम विद्वानों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। जब हम इससे पहले बता चुके हैं कि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है, तो वर्ण का भी खोज इससे पहले कोई नहीं किया था। वर्ण का खोज करने वाले पाणिनि ही हैं। तो पाणिनि जी आदि विद्वान में आते हैं, जबकि उनको साधु महाराज बताए थे कि आपके हाथ में विद्या रेखा नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि विद्या रेखा बनती नहीं है, हम लोग खुद उसको बनाते हैं। जिस तरह से मेहनत करते हैं उस तरह से हमारी रेखा हाथ में बनती है, और अगर मेहनत नहीं करते हैं तो हाथ में लिखी हुई रेखा भी मिट जाती है, वह बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। तो अब हम आगे की ओर, विषय वस्तु की ओर बढ़ रहे हैं। अभी आगे 10th का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम होने वाला है, 12th का एग्जाम होने वाला है। इस सब में बहुत विद्यार्थी परेशान है, हम संस्कृत का क्या करें, कैसे पढ़ें, संस्कृत तो ले लिए कैसे पढ़ें, बहुत परेशान है। कुछ नहीं, उनके लिए मेरा संदेश है कि हमारे लाइव क्लास में आएं और देखें। क्रैश कोर्स आरंभ हो रहा है और निश्चिंत होकर के, कोई चिंता नहीं करना है। जैसे जैसे हम डायरेक्शन दे रहे हैं वैसे करते जाएं, तो निश्चित रूप से 90 प्लस मार्क्स आएगा, ये मेरा वादा है। और अब हम उसमें 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, 100 में से 50 ये साहित्य से आता है और 50 में व्याकरण और रचनात्मक, ये सब मिलाकर के 50 मार्क्स का आता है। अब हम पढ़ाई के ऊपर चल रहे हैं, तो अब पाणिनि जी जो लिखे व्याकरण, उसमें पहला लेसन आता है वर्ण। वर्ण का जो है, तो वर्ण क्या होता है, वर्ण अक्षर को कहते हैं। अक्षर, वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े ना हो। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। अक्षर अ जोड़ क्षर, अ मतलब नहीं, अक्षर मतलब नाश होना, तो अक्षर से ही परिभाषा बन जाती है। वर्ण का अर्थ अक्षर होता है, और अक्षर याद रखिएगा तो परिभाषा अपने आप उसको जो है याद करने की जरूरत नहीं है। अ नहीं, अक्षर मतलब नाश होना, नहीं नाश होना।
तो वर्ण उस मूर्धनी को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़े ना हो। सीधा है, हमको इतना बड़ा याद नहीं रखना है। वर्ण का अर्थ अक्षर याद रखना है। अक्षर का अर्थ क्या होता है? नहीं नाश होना। जिसका नाश नहीं हो सकता वही वर्ण है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। अब इसका परिभाषा, स्वर वर्ण, स्व मतलब होता है अपना। स्वर वर्ण का परिभाषा, स्वर स्व मतलब अपना, जो अपने आप बिना किसी सहायता के बोला जाए उसको स्वर वर्ण कहते हैं। तो स्वर वर्ण की परिभाषा जैसे बताए थे अभी कि स्वर मतलब अपने आप बिना किसी सहायता के। तो स्वर वर्ण जो भी है, उदाहरण दे रहे हैं, तो उसको हम कितनों देर तक बोलते रहेंगे तो उसका नाश नहीं होगा। जैसे अ, ई, उ, ए आदि। इन वर्णों को हम अगर बोलेंगे, बोलेंगे, कितनों देर बोलते रहेंगे तो उसका नाश नहीं होगा। ई है, ई बोलते रहेंगे, जब तक बोलेंगे वह ई ही रहेगा, दूसरा वर्ण नहीं हो सकता है। ऊ है, ए है, उसको जब तक बोलते रहेंगे तो वह वर्ण का उच्चारण ए ही रहेगा, ऊ ही रहेगा, दूसरा उच्चारण नहीं हो सकता है। इसीलिए स्वर वर्ण हो गया, अपने आप बोला जाता है। अब दूसरा भेद, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण आप लोगों को शायद पता होगा या नहीं भी होगा। व्यंजन नाम में ही हो जाता है मिलावट। व्यंजन मतलब होता है सब्जियां, जिसको हम लोग तरकारी बोलते हैं। जब हम घर में रसोई पकाते हैं तो उसमें सब्जी जो बनाते हैं, उसमें सब्जी कोई एक तत्व से नहीं होता है, या सिर्फ आलू दे दिए या बैगन दे दिए, गोभी दे दिए, सब्जी बन जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें हमको बहुत करना पड़ता है, तेल होता है, नमक होता है, सब कुछ होता है, तो उसमें मिक्सिंग करना पड़ता है, तब व्यंजन बनता है। तो वही व्यंजन वर्ण है। यह अकेला नहीं होता, स्वतंत्र नहीं होता है। जैसे स्वर वर्ण में बताए थे कि स्वर स्व मतलब अपना, अपने आप, उसको अपने आप पर तो सब डिपेंड रहे, तो जो बोलेंगे वही होता रहेगा। लेकिन व्यंजन वर्ण में ऐसा नहीं है, इसमें मिक्सिंग होता है। जो शुरू में होता है वह बाद में नहीं होता, बदल जाता है। तो जो स्वर की सहायता से स्वर की सहायता से बोला जाए, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क हलंत, च हलंत, ट हलंत, य हलंत। अब देखिए, इसमें क क को हम अकेले नहीं बोल सकते हैं। हलन देने का अर्थ हुआ कि उससे स्वर हट गया है। हलन देने के बाद जो स्वर होता है उसमें स्वर हट जाता है तो उसको हम नहीं बोल पाएंगे। बगैर अ का वो बोला ही नहीं जाएगा। च है, ट है, सब में अ है। अगर उसको हम हटा देते हैं तो वह निकल जाता है, तो हलंत लग जाता है, आधा हो जाता है और उसको हम बोल नहीं पाते हैं। इसलिए व्यंजन बिना स्वर का नहीं हो सकता। स्वर उसमें मिलना तय ही है, और बिना उसका मिलने से हम व्यंजन को बोल ही नहीं पाएंगे, उच्चारण हो ही नहीं पाएगा। स्वर वर्णों की संख्या 13 है। इसमें अ,
आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, री, ओ, अंग, आ। ऐसे बहुत जगह देखने को मिलेगा, बहुत किताबें। व्याकरण तो जो है मार्केट में आप सभी देख रहे हैं कि पढ़ाई भी जो है बिजनेस हो गया है। किताब भी अन्य अन्य प्रकाशन का छपते रहता है, कोई कुछ छापते रहता है। कहीं पर लिखा हुआ पढ़िएगा स्वर वर्ण के 11 भेद, स्वर वर्ण 11 है। तो संस्कृत में तो 13 होता ही है, पहले ज्यादा होता था। री, 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 लिरी ये सब भी होते थे, अभी उसका प्रयोग कम हो रहा है, इसलिए 13 हुआ। ये 13 होना ही है। अंग और अ, इसको छोड़ना जो है यह संस्कृत के साथ नैतिकता नहीं होगा। संस्कृत इसके बिना अधूरा है। हलंत, विसर्ग ये सभी इसके साथ इसका अंग है। व्यंजन वर्णों की संख्या व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। अभी हम बता दें कि क्या कि समय भी जो है एग्जाम तक में इसको खत्म भी करना होता है। तो व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। अभी हम उसको शॉर्ट में बता देते हैं। स्पर्श व्यंजन चौवर्ग, वर्ग। तो वर्ग मतलब समूह होता है। क वर्ग मतलब क ख ग घ अंग, ये 5 है तो 5 समूह का हो गया क वर्ग। चौथा चौथा यहाँ का 5 जो है तो उसका 5 चवर्ग हो गया। चौथा का जो है 5 है उसका टवर्ग हो गया। टवर्ग का चौथा दो नौ है। पवर्ग का पो पवमो है। ये 25 स्पर्श व्यंजन होता है। और अंतस्थ, अंत 4 है: य, न और व। ये अंतस्थ व्यंजन होता है। उष्म व्यंजन, इसमें भी 4 होता है।
दंत स्वर हाँ, ये व्यंजन है। अब इस स्वर जो 13 वर्ण है उसमें भी भेद है, उसको आगे हम लिख रहे हैं। स्वर वर्ण स्वर वर्ण दो प्रकार के, हरस स्वर और दीर्घ स्वर। हरस स्वर में क्या होता है, उसको बोलने में हमको कम समय लगता है। जैसे ये व्याकरण का परिभाषा ही है, जो हमको शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना ये बताता है। हम शुद्ध बोलेंगे नहीं, शुद्ध लिखेंगे कैसे? अभी प्रायः जो है अशुद्धि, बच्चों के जब श्रुतलेख लिखाए जाते हैं तो उसको ढेर सारी शुद्धियां उसमें आती है। शुद्ध बोलेगा तब शुद्ध लिखेगा। अब जैसे ह्रस्व ई है, अगर मात्रा बदलती है तो उसका अर्थ बदल जाता है। आदि, आ द हर्षी का आदि, तो ह्रस्व ई हो, वहां पर द में ह्रस्व ई है, उसको हम बोलेंगे कैसे? आदि। आदि मतलब और सब। और वही अगर उसको हम बोलेंगे आदि, आदि दीर्घ ई हो जाएगा, उसका मीनिंग बदल जाएगा। आदि मतलब अदरक। तो हरस्वर को बोलने में हमको कम समय लगता है। जब हम बोलें तो ध्यान रखें, अगर हरस्व वर्ण का प्रयोग हुआ है उसको कम कम देर में खत्म करना है बोल करके, और अगर दीर्घ स्वर का प्रयोग हुआ है उसको अधिक लंबे देर तक हम बोल सकते हैं। तो हमको शुद्ध शुद्ध बोलना है। हम बताए, बच्चों का ये शिकायत है कि सर हमको जो है संस्कृत पढ़ने नहीं आता है, फिर संस्कृत कैसे पढ़ेंगे, इसलिए नहीं पढ़ते, रीडिंग नहीं देते हैं। तो कोशिश करना है, हमको कोशिश करना है शुद्ध शुद्ध पढ़ने का। आरंभ में हमको धीरे धीरे पढ़ा जाएगा, स्पीड में नहीं पढ़ा जाएगा, तेजी से नहीं पढ़ सकेंगे। धीरे धीरे अपने आप जब शुद्ध शुद्ध बोलने लगेंगे तो अपने आप हमारे अंदर जो गति आ जाएगी बोलने की। हमको शुद्ध बोलना है। हम सभी देखते हैं, और ये इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में रहता ही है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, कि ये वर्ण को हम कहाँ से बोलते हैं, ऑप्शन दिया रहता है। तो लोग अध्ययन नहीं करते हैं, नहीं लिख सकते हैं सही से, या गाइड से रट लिए तो लिख देते हैं। लेकिन हम तो ये देखते हैं कि हम मुंह से सब बात बोलते हैं, लेकिन मुंह में अलग अलग अंग होता है अलग अलग वर्ण को बोलने के लिए, वही बता देते हैं। कंठ वर्ण, जिन वर्णों को हम का उच्चारण स्थान कंठ है, उसमें हम अगर कंठ का प्रयोग नहीं करेंगे बोल नहीं पाएंगे। उसमें सबसे पहला ओ, अ को बोल करके देखिए, अ बोलते रहिएगा तो कंठ का ही प्रयोग से, कंठ अगर बंद हो जाएगा तो अ नहीं बोल पाएंगे। आ, क वर्ग, ह, ये वर्ण को हम कंठ से बोलते हैं। ओ आ क, क वर्ग में क ख ग घ घ पांचों, और ह कंठ से बोला जाता है। तालव्य वर्ण, जिसको हम तालु से बोलते हैं, बगैर तालु के प्रयोग के हम नहीं बोल पाएंगे। दीर्घ ई, च वर्ग, य, और तालव्य श। ऐसे हम बोलने में भी जो है सब अलग अलग जो है एक ही में बोल देते हैं, सौ 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 सौ, सब सौ को बोलने के लिए अलग अलग अंग का प्रयोग हुआ है। मूर्धन्य वर्ण, अब मूर्धन्य वर्ण क्या होता है? आप लोग सुने हैं, कंठ होता है, शरीर के अंग में तालु होता है,
ये मूर्धन्य क्या होता है, मूर्धा कहाँ होती है? तो मूर्धा भी आपके मुंह में होता है। आप जीभ के पीछे और कंठ के पास ऊपर से एक झूलता हुआ कुछ मांसल भाग दिखाई देगा मुंह में, उसे ही मूर्धा कहा जाता है। तो वहां से भी हमको वर्ण का उच्चारण स्थान निकलता है, मूर्धन्य स। ये इनका स्थान मूर्धा से होता है। आगे दंत वर्ण, दंत वर्ण जिसको हम दांत से बोलते हैं, जैसे तौ है, तौ में आप देखिए जीभ, जीभ तो सहायक है, जीभ बगैर जीभ हिले हुए कोई वर्ण आप नहीं बोल पाइएगा, वो तो सहायक है, लेकिन मुख्य अंग दांत है। तो बोलने में जीभ दांत में ठोकर मारेगा ही, बगैर दांत में ठोकर मारे हुए तो नहीं बोल पाइएगा। तो जिन जिन वर्णों को बोलने में जीभ दांत में ठोकर मारेगा वो दंत वर्ण हो गया, अपने आप पकड़ लीजिएगा, याद करने की जरूरत क्या है, खाली समझने की जरूरत है। त वर्ग ये दंत वर्ण कहलाता है। अब उसके बाद ओष्ठ वर्ण जिसको ओठ से बोलते हैं, उसमें बगैर होठ को हिलाए आप नहीं बोल पाइएगा। उ, उ बोलने में मेरा होठ हिलेगा ही, प प बोलने में मेरा होठ हिलेगा ही, ये सभी ओष्ठ वर्ण कहलाता है। जैसे ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ये सभी ओष्ठ वर्ण है। इसको हम होठ से बोलते हैं। अब ओष्ठ वर्ण के बाद ये तो अलग अलग अंग हुआ, अलग अलग अंग से कौन कौन सा वर्ण बोलते हैं। कुछ वर्ण ऐसा है जिसमें दो अंग के मिलने से बोला जाता है। आगे जब संधि पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा वर्ण का मिलन कैसे होता है, कैसे वर्ण बनता है। कंठ और तालु के मिलने से जो बोला जाता है, जैसे ए, ये कंठ और तालु से क्यों बोला जाता है, हम जैसे बोले कि संधि बताएंगे। इसमें ए जो बना है, अ और ई मिल करके ए बना है। अ को कंठ से बोलते हैं, ई को तालु से बोलते हैं, इसीलिए यह कंठ और तालु से बोला जाता है ए आई। कंठ इसमें हो गया ओ और औ को कंठ और ओठ से बोलते हैं। इसका भी बताया कि आगे संधि में प्रयोग होगा, अभी बता दें। अ और उ के मिलने से ओ बना है। अ को हम कंठ से बोलते हैं और उ को ओठ से बोलते हैं, इसीलिए कंठ और ओठ के मिलने से ये बना हुआ है। इसमें सिर्फ एक ही वर्ण है, वह है व दांत और ओठ के मिलने से। इसको कहा जाता है दंतोष्ठ वर्ण। उच्चारण स्थान इस प्रकार से हम वर्ण को बता दिए। अब अगला क्लास में हम फिर अगला अध्याय में शब्द के भेद, शब्द विचार में प्रवेश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, इसमें पढ़ाई का कुछ भी शुल्क नहीं लगेगी, निःशुल्क पढ़ाई दी जाएगी। सिर्फ आप लोग मेरे साथ बने रहिए और हमारे क्लास को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, हमारे साथ बने रहिए। सिर्फ आप लोग साथ चाहिए हमको, जितना आप लोग अच्छे कीजिएगा उतना जो है हमारी भी जो है मनोबल बढ़ेगी। आप लोग सिर्फ हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।